हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर चालू कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन, और इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग बनाएंगे। ठीक है। और ये जो मैं आपको वीडियोस बना रहा हूँ, इसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा। पिछले वीडियोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम लोग 5 क्वेश्चंस करके पार्ट बनाएंगे इसका। और उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन हर वीडियोज़ में रहेंगे, जिससे ये वीडियो थोड़े छोटे भी रहेंगे और मुझे बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है वीडियो बनाने में, कुछ इंटरनल रीजंस के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है। हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम स्टैम्प तो रहेगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जंप कर भी सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। मतलब कुछ रीजंस दिए गए हैं यहाँ पास में आपको, और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है नेट फोर्स एक्टिंग का, मतलब जितना नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसका। और फॉर सिंप्लिसिटी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जी को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। नॉर्मली इसको 9.8 लिया जाता है। ठीक है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ ए कांस्टेंट स्पीड। मतलब आपका एक रेन का ड्रॉप है और ये ऐसे कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा है। अब इसकी स्पीड जो है वो अगर कांस्टेंट है, ठीक है। और देखिए ये कोई जो रेन ड्रॉप है ये ऐसे घूम फिर के नहीं गिरता कभी भी। ये क्या कॉन्स्टेंटली गिरने का मतलब कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण एक्सेलरेशन तो इसका कितना रहने वाला है, 0। क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में अगर चेंज ही नहीं आया तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो गया। तो नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पास में देखा जाए तो नेट फोर्स आपका कितना हो गया, 0। सिंपल सी बात है। अब 0 हो गया तो इसका नेट फोर्स अगर 0 हो गया तो डायरेक्शन तो मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है एकदम। ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है। और इसके बारे में जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसके बारे में डिटेल में आप फ्लूइड चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की बात भी करते हैं। ये कंडीशन जो आपको मिल रही कांस्टेंट वेलोसिटी वाली या कांस्टेंट स्पीड वाली, ये कंडीशन आपको टर्मिनल वेलोसिटी में मिलती है। ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब एक कॉर्क अगर आप ले लेते हैं और वो अगर पानी में ऐसे करके तैर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पानी का जो सरफेस टेंशन है ये भी आपको फ्लूइड चैप्टर से रिलेटेड है, फिर भी लॉ ऑफ मोशन में दे दिया है, बिकॉज कि इसमें आपका न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है आपका। ठीक है। एवरी एक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन वाला ये लॉ लगेगा यहाँ पास में, पर इसमें एक्चुअल जो रीजन है वो सरफेस टेंशन का है। सरफेस टेंशन। ठीक है। तो सरफ अब हो क्या रहा है, ये अगर ये ऊपर ही में फ्लोट कर रहा है, ये पानी के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पास में कोई ना कोई एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है, जिसको हम अप थ्रस्ट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, बायोन्सी फोर्स भी बहुत लोग बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जिसपे ये वर्क करता है। ठीक है। तो ये इसको नीचे गिरने नहीं दे रहा है और ये ऊपर भी फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना भी ये कॉर्क इस पानी में फोर्स लगा रहा था, ये अपथ्रस्ट फोर्स के कारण ये इसको जितना भी फोर्स लगाया होगा इसने, वो इसको बैलेंस करती है, इसको नीचे ही नहीं आने दे रहा है, तो ये तैर रहा है ऊपर में। और जब ऐसा होगा तो इसका नेट फोर्स कहीं लग ही नहीं रहा है, तो इसका भी जो फोर्स है, क्योंकि ये तो हिल ही नहीं रहा है ना, कहीं पास में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो कितना होने वाला है आपका, 0। और अगर फोर्स 0 है तो कोई डायरेक्शन तो हमको यहाँ पास में मिल नहीं रहा है। ठीक है। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ये बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पास में लग रहा है। ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में फ्लूइड में पढ़े भी होंगे, और अगर आपने चैप्टर सारे पढ़ लिए, खाली न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, तो आपको जरूर मालूम होगा इसके बारे में। ओके है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, एक काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। स्टेशनरी वर्ड यहाँ पास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेशनरी मतलब आपका रुका हुआ काइट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक पतंग ऐसे उड़ रही है ऊपर में, ठीक है, तो अगर ये उड़ रहा है और स्टेशनरी मतलब रुक गया है, इसका मतलब ये है कि
आपकी जो पतंग है वो हवा जब इसके यहाँ पर से पड़ती है तो ये ऊपर जाती है, और यहाँ एक धागा बांध देते हैं जिसके कारण हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो काइट है ये कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी ये हवा इसको ऊपर की तरफ इस साइड में फोर्स लगा रहा है, इस साइड में, और ये जो वायर, ये जो आपका धागा है, ये आपका इस साइड में फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट वाला। ठीक है, जो जितना भी एयर इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये जो आपका धागा है ये इसको टेंशन फोर्स से, इसको जो ये वाला फोर्स है इधर, एयर वाला जो फोर्स है, इसको क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर दे रहा होगा। तभी तो ये स्टेशनरी पोजीशन पे है, रुका हुआ है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये हवा का फोर्स ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका टेंशन आपका ये इसको रोक नहीं पा रहा है, और ऐसा होता है कि हमको और ज्यादा ढील देना पड़ जाता है, नहीं तो ये धागा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार। तब आपको बोल सकते हैं कि आपका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल में ये स्टेशनरी रुका हुआ है, इसका मतलब ये कि वेल बैलेंस्ड कर दे रहा है ये वाला वायर। इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स है आपका वो क्या है, जीरो है, क्लियरली। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से। ए कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड। अभी देखिए यहाँ पास में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे से यूज कर रहा है, रफ रोड। रफ रोड जब आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है किसकी, फ्रिक्शन की। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमको लग रहा है। सेकेंड चीज आ रहा है कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। सिंपल सी बात, इतना दिमाग में आप बात याद रखिएगा। जब भी कांस्टेंट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि फोर्स जीरो ही होने वाला है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, फिर भी इसको यहाँ पास में डाला है। अब ये हमारे थिंकिंग के ऊपर, मतलब हमारी सोच के ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से सोच सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो है घूम रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में है और स्पेस में है। यहाँ पास में कुछ भी नहीं है। फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल का ऑब्जेक्ट वहां पास में नहीं है। तो ये क्यों बोला, अगर कोई भी मटेरियल का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये मटेरियल का ऑब्जेक्ट इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही नहीं। नॉर्मली तो कोलम्स लॉ का फोर्स लगता है इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जब बात होती है चार्ज की तो कोलम्स फोर्स बोलते हैं, जो कि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, वो 12th स्टैंडर्ड में आने वाला है, फिर भी इसको यहाँ डाला है सोचने के लिए। ठीक है, और अपने 10th में पता नहीं पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड वाले में इफेक्ट में कि एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर, तो ये अगर नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में बनती है। इसीलिए यहाँ पास में लिखा है फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड रहता ही है। नॉर्मली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। 12th में आप एक जगह ऐसा पढ़ेंगे भी कि जहां पास में खाली मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसा पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल में भी डिस्कशन करके फायदा नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो जब तक आप 12th नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से इसका कोरिलेशन ज़्यादा नहीं था, फिर भी ये फोर्स की बात थी यहाँ पास में कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। देखिए, जैसे ये हो गया तो कोलम्स लॉ फोर्स हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वाला लग गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा देगा। तो कोई भी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई नहीं कर रहा है, फ्री लिख दिया क्योंकि यहाँ पास में। तो अब कोई भी फोर्स अगर अप्लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स है आपका यहाँ पास में वो कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। जितना आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो उतना आप सोचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, 5.2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ए पैडल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of the net force on the pedal. यहाँ पास में वर्टिकली अपवर्ड बोल दिया है, फिर भी आपको एक 3 क्वेश्चन अलग से बना के दिया गया है, जिसमें बोला है ड्यूरिंग इट अपवर्ड मोशन, मतलब कि आपका जो भी पेडल है
वो अपवर्ड मोशन की तरफ जा रहा है। सेकंड बोल रहा है ड्यूरिंग ए डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। और तीसरे वाले में बोल रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरी एट रेस्ट डू यू योर आंसर चेंज इफ द पैडल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब कि आपने एक पैडल लिया और इसको ऐसे करके फेंक दिया 45 डिग्री पे, तो जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट की वो बात कर रहा है। अब अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इस पे दो कंपोनेंट इसके ब्रेक होते हैं यहाँ पास में। एक वर्टिकल वाला कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक हॉरिजॉन्टल वाला। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी होती है आपकी, वो क्या रहती है आपकी? हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी रहती है वो आपकी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन के अंदर। इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या मिलने वाली है आपको? कांस्टेंट मिलने वाली है। तो चेंज किस में होता है? जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो किस में होगा? वो सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, ये वाले में, वर्टिकल वाले में होता है, ठीक है। ठीक है, अभी वर्टिकल वाले में होता है तो बोल रहा है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। आपको डायरेक्शन बतानी है और नेट फोर्स कितना बनता है वो बताना है। तो सबसे पहले नेट फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे तरफ में मोशन, ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मोशन में आता है, तो एक्चुअल में ए किस में कन्वर्ट हो जाता है? जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर्मूला बन जाता है m इंटू जी। और जो ग्रेविटी होती है, जी बोलते हैं जिसको हम, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मोशन में आए, जी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ रहेगा। मतलब कोई भी चीज को अर्थ जो है वो नीचे की तरफ ही खींचने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अर्थ उसको रिबाउंस करवा दे, वो तो नीचे ही खींचेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ सर, एक बॉल था जिसने नीचे पड़ा और फिर जमीन वाले ने उसको, जमीन जो आपका सरफेस है वो उसको रिफ्लेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ। एक्चुअल में ग्रेविटी जो है उसको डाउनवर्ड की तरफ जरूर खींची, पर अर्थ का सरफेस उसको रिबाउंस किया है, ना कि ग्रेविटी उसको रिबाउंस किया। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगने वाला है। यहाँ पास तो न्यूटन का थर्ड लॉ के कारण इसको रिबाउंस मिला, ठीक है। पर ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड की तरफ है। तो कितना होने वाला है? मास है 0.05 और जी को हम 10 लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 0.5 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में बनेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। सिंपल सा है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, ठीक है, बिना सोचे पूछ लीजिएगा। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन तो सिंपल सी बात है कि F इंटू मास इंटू जी बनने वाला है, और इसका आंसर भी 0.5 न्यूटन है। और वर्टिकली डाउनवर्ड तो रहने वाला ही है, सिंपल सी बात है। एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट मोमेंटरी एट रेस्ट, अभी इस पे ये चीज आपको पहले मैंने समझा दिया। अगर इस पॉइंट पे अगर आप मोमेंट्री रेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही नहीं जाने वाला है, अब ये जाएगा तो इस पॉइंट तक जाने के बाद ये नीचे ही आने वाला है, तो इसीलिए इसको रेस्ट मानते हैं, क्योंकि ये ऊपर मोशन में नहीं आएगा। और हॉरिजॉन्टल वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये लिखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, वो आपको थ्रू आउट कॉन्स्टेंट मिलने वाला है। तो अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मोशन में कांस्टेंट रहने वाली है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें होने वाला नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वाले में तो एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, या फिर इसको हम ए ऑफ एच भी बोलते हैं, जिसको हम 0 मानेंगे, है कि नहीं, सी के लिए। तो चेंज किस में होने वाला है? चेंज तो सिर्फ वर्टिकल वाले में होने वाला था। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कोई पूछे कि नेट फोर्स कहाँ बन रहा है, तो हमको मालूम है कि इसका कुछ ना कुछ मास तो है ही। और किसी भी पॉइंट को आप ले लीजिए, उसका जो जी है वो किस डायरेक्शन में बनने वाला है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनने वाला है, सिंपल सी बात है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सा, m इंटू जी। कितना मिलने वाला है? 0.5 न्यूटन मिलने वाला है। सिंपल सी बात है एकदम। किस तरफ बनेगा? ये डाउनवर्ड की तरफ बनने वाला है। कैसा मोशन बनाएगा ये? किस किस डायरेक्शन डाउनवर्ड है और कैसा मोशन बनाएगा ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट करेगा, सिंपल सी बात है वो भी, ठीक है। इसको आप एक्सटर्नल बता सकते हैं, पूछा तो नहीं है, पर आप इसको चाहेंगे तो इसको जरूर लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। मतलब इसका मतलब ये है कि जो टीचर चेक करेगा उसको पता चलेगा कि हाँ आपके पास में काफ़ी कुछ नॉलेज है। और इतना अगर डीप में आप सोचेंगे तो आप ऑलरेडी जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तभी आप इतना डेप्थ में सोचेंगे। जनरली बच्चे इतना नहीं सोचते हैं, पर सोचेंगे तो आप ही का भला है, ठीक है। नहीं सोचेंगे तब भी आप ही का भला है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इग्नोर एयर रेजिस्टेंस बोल रहा है इसलिए क्योंकि ये हमको कांस्टेंट वेलोसिटी फिर नहीं मिलता, इसीलिए इग्नोर एयर रेजिस्टेंस यहाँ बस में लिखा गया है।
ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला भी देखते हैं। शुरुआती जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चैप्टर के, वो हमारे बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस थोड़े से अलग टाइप के मिलने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन लॉ ऑफ मोशन एक्चुअल में देखा जाए तो फोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए आपको शुरुआती क्वेश्चंस भी कुछ कुछ फोर्स के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। ठीक है, मास जो दे दिया है आपको 0.1 kg का, और नेट फोर्स बताना है। पिछले क्वेश्चन जैसे ही कुछ कुछ है। अब देखिए लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। आपकी एक ट्रेन है जो रुकी गई है, और उसके विंडो से उसने एक स्टोन को जस्ट ड्रॉप करा दिया। आप ट्रेन पकड़ लीजिए, गाड़ी पकड़ लीजिए, कोई पकड़ लीजिए, स्टेशनरी पॉइंट पे है, और वहां से आपने एक स्टोन को ड्रॉप करा दिया। अब आपने नीचे ड्रॉप कराया है, तो सिंपल सी बात है कि ग्रेविटी वहां पास में लग रही है कि नहीं है? और अगर ग्रेविटी लग रही है तो फोर्स क्या बनने वाला है? m इंटू जी बनने वाला है। मास हमको दे दिया है 0.1 kg, और जी तो हमको मालूम ही है 10 लगने वाला है कि नहीं है? तो इतना आपका मास बना और ये मिल गया, तो कितना बनेगा? 1 न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन किस डायरेक्शन में लगने वाला है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो गया, डायरेक्शन कितना हो गया? डाउनवर्ड की तरफ हो गया। सिंपल से एकदम आंसर है कि नहीं है? ठीक है, इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन देखिए। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए यहां पास में कांस्टेंट वेलोसिटी लिखने का मतलब ये है कि ट्रेन इस स्टोन, ये जो आपका स्टोन है, इस पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, जीरो एक्सेलरेशन। अब जैसे ही इसको ड्रॉप किया, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो, तो उस टाइम पे जब इसने ड्रॉप किया होगा तो एक ही फोर्स लग रहा होगा उस पर, वो है डाउनवर्ड की तरफ में, और हमको फोर्स लगाना है m इंटू जी। हॉरिजॉन्टल पे तो हमको जीरो मिला है। ठीक है, तो कितना बनने वाला है? 0.1 इंटू जी बनेगा 10। तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। सिंपल सा एकदम आंसर था, है कि नहीं? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बी वाला था ना, सी वाला देखते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पास में आपका ये जो हॉरिजॉन्टल था, ये आपका जीरो नहीं होगा। तो यहां जो फोर्स लग रही है जस्ट आफ्टर, तो मतलब जैसे ही एक्सेलरेट किया होगा, ठीक है, उसके जस्ट आफ्टर थोड़ी देर बाद उसने गिरा दिया। तो जब एक्सेलरेट किया उसने, तो फॉर्मूला लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन का, हॉरिजॉन्टल वाले में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो ट्रेन में ही है उसका स्टोन जो है। ठीक है, और जैसे ही आगे एक्सेलरेट किया उसने तुरंत गिरा दिया उसको। तो जैसे एक्सेलरेट किया उसने गिरा दिया। अब उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो 0.1 इंटू 1 है, तो 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा। बट जैसे ही उसने गिरा दिया, जैसे ही एक्सेलरेट हुआ तुरंत गिरा दिया, तो गिराने के कारण ये वाला एफ जो है, गिराने के बाद ये एफ चेंज हो जाएगा और ये mg में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस एफ का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड, एक्चुअल मैग्नीट्यूड बनेगा वो 0.1 इंटू 10, मतलब कि 1 न्यूटन का ही बनने वाला है। और किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगा। तो सर आप लोग पूछोगे कि सर ये वाला फिर क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि यहाँ जस्ट आफ्टर लिख दिया है। जैसे ही एक्सेलरेट हुआ तुरंत उसने ड्रॉप करा दिया, जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो अब इसने एक्सेलरेट भले ले लिया यहाँ पास में थोड़ा सा, फिर भी जैसे इसने छोड़ा तो इस ट्रेन से इसका पूरा का पूरा कनेक्शन कट जाता है, जैसे इसने छोड़ा। और ये टोटली डिपेंड हो जाएगा ये स्मॉल जी के ऊपर में। जब ऐसा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 न्यूटन का बनेगा, और डाउनवर्ड की तरफ। सिंपल सी बात है एकदम, है कि नहीं? ठीक है, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन को समझिएगा। Lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at relatively rest relative to the train। अभी एक ट्रेन जो है जो इस टाइप से मोशन में है, ठीक है, और आपने यहाँ पास में एक स्टोन को ऐसे रख दिया है। अब ये पूछ रहा है कि अगर ये ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ ये रेस्ट पोजीशन पे ही है, तो बताइए कि ये स्टोन जो है उस पर कितना फोर्स बन रहा होगा अगर नेट देखा जाए। तो बने बनाई बात है कि अगर ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रहा है तो ये स्टोन भी एक्सेलरेट कर रहा है इसके साथ साथ, और इसीलिए इस पे लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो मास हमारा है 0.1 और एक्सेलरेशन 1, तो इसका नेट जो आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड वो मिलेगा 0.1 न्यूटन का। ठीक है, और 0.1 न्यूटन का इसका बन गया। और इसका जो मोशन है, वो डायरेक्शन जो बोल रहे हैं आप, वो किस में मिलने वाला है? वो हॉरिजॉन्टल में मिलने वाला है। सिंपल सी बात है। अगर ट्रेन इस साइड मूव कर रही है तो डायरेक्शन इस साइड मिलेगा, अगर ट्रेन इस साइड मूव कर रही है तो डायरेक्शन इस साइड मिलने वाला। तो वर्टिकल से इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये नीचे नहीं जाने वाला है, ट्रेन के साथ आगे आगे ये बढ़ने वाला है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। द स्टोन नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस इसमें नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि नॉर्मली देखा जाए तो हर क्वेश्चन में इसको लिख देता है। इसके कारण ये है क्योंकि ये फोर्स, अगर मान लीजिए कि अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन में आ रहा है और एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करने के लिए बोल दिया, मतलब कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा है और नेट फोर्स जो भी बनेगा शायद फ्रिक्शन फोर्स ही ज़्यादा बन जाए, तो नेट फोर्स जो भी बनेगा वो बड़े में से छोटे को माइनस करके नेट फोर्स निकालते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। ठीक है, तो इसके बारे में न्यूमेरिकल्स अभी आगे जाके मिलेंगे तो उसमें हम और डिटेल में इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इन क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन जरूर आप ही के लिए है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और हमको काफ़ी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है ये क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर सोचेंगे भी कि ये क्या क्या बोल रहा है। तो लिखा हुआ है, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table। आपका एक टेबल है, उसके स्मॉल पेग में, मतलब कि ऐसे टेबल्स जो आपका गुलदस्ता इस टाइप से रखने के काम आता है, ऐसे टेबल्स को हम पैक टेबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग चाय वो रखते भी हैं, डाइनिंग टेबल नहीं जिसमें खाना खाते हैं वो वाला नहीं, जिसमें चाय वो परोस के देते हैं, उस टाइप के टेबल्स को हम लोग पैक टेबल के नाम से जानते हैं। तो इस पे हमने एक स्ट्रिंग को ऐसे बांध दिया है और यहाँ एक स्टोन पार्टिकल रखा है। जनरली पार्टिकल बोलना नहीं चाहिए था, इसको स्टोन बोलना चाहिए था, पर भी पार्टिकल इसने बोल दिया है तो कोई बात ही नहीं बनता है। ठीक है, पार्टिकल क्योंकि बहुत छोटा होता है तो इसको कैसे घुमाएंगे आप? इमेजिन करिए कि पार्टिकल कितना छोटा होगा देखा जाए तो नॉर्मली स्टोन बोलना चाहिए था वैसे तो, फिर बोल दिया तो बोल दिया है। ठीक है, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, आपका स्मूथ है यहाँ पास में एकदम। इफ द पार्टिकल मूव इन ए सर्कल विथ स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर इज। तो पहले से ही बोल रहा है कि उसको जो नेट फोर्स मिल रहा है मूविंग विद द सर्कुलर स्पीड ऑफ दिस, एंड नेट फोर्स किस साइड मिल रहा है? सेंटर की तरफ मिल रहा है। मतलब ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक है आपका, सिंपल सी बात है, सर्कल बन नहीं पाता है। ठीक है, ये हो गया, और ये सेंटर की तरफ आपका बन रहा है। तो बोल रहा है कि इनमें से T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एक आपका स्ट्रिंग है जो टेंशन बना रहा है। ठीक है, तो अगर आप सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़े होंगे अच्छे से, टेंशन आपको ये डाउनवर्ड अपना सेंटर की तरफ आपको इस डायरेक्शन में मिलने वाली है। ठीक है, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अभी 4 इक्वेशन दे दिया, पूछ रहा है कि बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला दिया है T। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं कि इसका आंसर पहला ही वाला है। ठीक है, अब आपको जस्टिफाई मैं करवाता हूं कि यही क्यों, क्योंकि अगर मैं आंसर नहीं बताऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे इसको, इसलिए पहले बता दिया कि ये पहला वाला इसका आंसर है। अब मैं आपको जस्टिफाई करवाता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला समझिए। सेकंड वाले में आपको दिया गया है T माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, एल मतलब कि आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ऐसा होता है कि एक सेंटर के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट घूमे तो हम उसको बोलते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बना रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप थ्योरी में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, तो मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको कुछ रीजंस बता रहा हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इस साइड में आपका सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, और टी टेंशन फोर्स है, वो भी आपका इधर अंदर की तरफ ही लगने वाला है, देखिए इस तरफ में। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये फोर्स अगर यहाँ पास में मैं जीरो लगा देता तो दोनों के दोनों, और जनरली देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है। ठीक है, कभी कभार इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे भी यूज करते हैं, मतलब आउटवर्ड की तरफ में इधर। तो कोई ऑब्जेक्ट जब ऐसे गोल गोल घूमता है तो ये स्ट्रिंग अगर ये डाउनवर्ड अंदर की तरफ लगा रहा है तो एक फोर्स इसको अदर की तरफ भी लगा रहा होगा और ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। बाहर से जाने वाला इसको हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं इसको। पॉइंट यहाँ ये है कि जब इसको अगर मैं ले लूंगा तो इसका मतलब ये है कि टेंशन फोर्स जो है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण।
इसका मतलब ये है, तो नेट फोर्स आपका किस साइड बन रहा है ये आपको पूछ रहा है। अगर ऐसा होगा, नेट फोर्स समझिए टेंशन फोर्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन जो है ये अंदर की तरफ ऐसे झुकते जाएगा, ये ऐसा छोटा होते जाएगा, तभी आपका टेंशन फोर्स ज्यादा बनेगा। नहीं तो अगर बैलेंस्ड है, ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड है इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर मोशन ये बनाएगा, मतलब इसकी डिस्टेंस एल ही रहने वाली है और इसकी डिस्टेंस कम नहीं होने वाली, ठीक है। और ये टी प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन एल है। अब इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ये दोनों मिलके जो फोर्स बना रहे हैं ज्यादा बना दे रहे हैं, तो ये कंडीशन तो आपको मिलने वाले नहीं है। सेकंड थर्ड है आपका कि कोई फोर्स ही नहीं बन रहा है। अगर कोई फोर्स ही नहीं बनेगा तो ये क्या गोल गोल घूमेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूमा तो इसका मतलब है कि वहां सेंट्रीपिटल फोर्स तो बन ही रहा है, सिंपल सी बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बन ही रहा है, लिखा भी है टूवर्ड द सेंटर। तो नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होने वाला। बहुत लोग के दिमाग में ये बात बैठती होगी कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। फिर भी ऐसा नहीं है यहाँ पास में, क्योंकि जैसे ये धागा यहाँ से टूटा तभी ये स्टोन फेंका जाएगा और आपके हाथ में हमेशा फोर्स जनरेट होता रहता है। ये कंटिन्यूसली आपकी वेलोसिटी जो चेंज होती रहती है। इसका वेलोसिटी जो होता है, अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें स्पीड में तो कांस्टेंट मिलने वाली है, पर हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। अगर आप सर्कुलर मोशन को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये बात मालूम होगा। और हर डायरेक्शन में चेंज होने का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फोर्स जनरेट करना, सिंपल। एक्सेलरेशन में चेंज आना, हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से इसको जानते हैं। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स बनाएगा, तो फोर्स तो बने गए, तो ये फोर वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस चीज को भी आप क्लेरिफाई समझते हैं। अब आते हैं फर्स्ट वाले पे कि फर्स्ट ही क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है इस टाइप से, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इस पे एक फोर्स बोलते हैं जो अंदर की तरफ लग रहा है। और ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। इस वायर पे या इस धागे पे जो फोर्स लगे वो टेंशन फोर्स कहलाता है। और ये टेंशन फोर्स जो होता है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। और यही आपका टेंशन फोर्स ही जब सर्कुलर मोशन में से घूम रहा है तो इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये सन है और अर्थ चारों तरफ घूम रहा है तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है और इसको भी हाफ एम बी स्क्वायर से ही हम लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ये है कि टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पास में है। तो ये दोनों इक्वल टू में, तो एक खाली टी दिया है तो इसका मतलब ये ओके। अगर यहाँ जीरो लगा देता, समझ लिए बाई चांस, तब ये इसकी बात कुछ और ही होती, पर जीरो इसने लगाया नहीं है। बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है यहाँ पर। मैं बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे सर जीरो ही तो नहीं लगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत मीनिंगफुल चीज़ है। तो टी एक्चुअल में आपका मेन आंसर आने वाला है, खाली टी, जो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो है वो किस साइड में लगने वाला है? टेंशन की तरफ, इधर अंदर की तरफ लगने वाला है, जो सेंटीमीटर फोर्स भी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं कि हाँ हमारा पहला वाला जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है, बाकी हमारे ये सही नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कि सर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये थिंकिंग की बात है कि आप कितना सोच सकते हैं। तो जैसा भी आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो अगर, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिमाग में क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे इसके ऊपर में, आपके मन में जरूर डाउट्स आएंगे। और अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरे वीडियो बनाने में जरूर देरी हो सकती है, पर मैं क्वेश्चंस की रिप्लाई जरूर करता हूँ बहुत ही जल्दी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुरंत मेरा हो जाता है। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और ड्यू टू द बिजी वर्क थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी आजकल में। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़ के कम से कम आपको 5 क्वेश्चंस तो मैं प्रोवाइड करा ही दूँ, जिससे जिनको तकलीफ हो रही है वो कम से कम इसको कंप्लीट तो कर पाऊँ मैं अपना टॉपिक्स को भी, और जिससे न्यूमेरिकल जिनको तकलीफ हो रही है उनके लिए ये अच्छा रहे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, एक कांस्टेंट रिगार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया आपको, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गिवन वैल्यू लिख लीजिएगा एकदम। रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स का मतलब क्या होता है? रिटार्डिंग फोर्स रोकने के लिए फोर्स होता है, ठीक है। हमेशा
इसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसे माइनस में लिया जाएगा, हमेशा याद रखिए। रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि नेगेटिव फोर्स है वो, ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब कि आपकी स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूसली, और रिटार्डिंग मतलब कंटिन्यूसली उतना ही डिक्रीज हो रहा है। वो कितना भी डिक्रीज होता होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, अब लिखा है इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg, मतलब हमको m दे दिया गया यहाँ पास में 20 kg का, ओके है। इनिशियली विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया गया है। जनरली बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि सर यहाँ इनिशियल स्पीड दिया हुआ था, आपने वेलोसिटी बोल दिया। जनरली क्या होता है, जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सम हो, तो कभी कभार स्पीड भी लिख देता है और कभी कभार वेलोसिटी भी लिख जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। वेलोसिटी स्पीड इस पॉइंट पे एक ही लिया जाएगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस नहीं पूछ रहा ना, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितना समय लग रहा है। इस पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हाउ लॉन्ग बोल दिया सर डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पर में डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पास में टाइम से बात कर रहा है। डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितने देर बाद आपकी बॉडी स्टॉप हो जाएगी। देखिए यहाँ पास में भी एक क्लू दे दिया, स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है कि आखिरी में उसको जीरो होने वाला है, और आखिरी में जीरो होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो मिलने वाला है। हमको निकालना क्या है, टी निकालना है। अब ये मोशन से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मोशन से, तो हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें गिवन क्या दिया है, v दे दिया है, चलिए अच्छी बात है। u दे दिया है, t दिया है क्या, नहीं। a दिया है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूले अभी हमारे काम का नहीं है कि नहीं है, ठीक है। फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हमारे कोई काम का नहीं है। तीसरा देखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी नहीं है, नहीं है। चलो वी है, यू है, वी है हमारे पास में, और ए एक्सेलरेशन तो हम निकाल सकते हैं। हमको ज़रूरत फिलहाल टी की है, पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं और इस पे पुट कर दूं तो टी निकाल सकता हूँ। चलो अच्छी बात है, ये तो हमारा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। पर मेरे पास में एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो, और इजी वे में। एक होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमें मास दे दिया है यहाँ पास में। इस तीनों इक्वेशन में मास की जरूरत नहीं थी हमको, देखा जाए तो। फिर भी हमको मास दिया है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। फोर्स दे दिया गया है तो लगाते हैं चलिए फॉर्मूले को, ठीक है। तो फोर्स दिया हुआ है -50, और मास दे दिया है, तो मास को आप ये नीचे ले जाएंगे, तो मास दे दिया 20, और ए निकालना है, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2.5, तो एक्सेलरेशन हमारा निकला -2.5 न्यूटन, सॉरी माय मिस्टेक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जनरली फोर्स फोर्स बोल रहा हूँ इसीलिए न्यूटन हमारे दिमाग में आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकल चुका है जो माइनस में है, इसका मतलब ये है कि एक रिटार्डिंग फोर्स है जो कि डी एक्सेलरेट हो रहा है आपका। डी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये डी एक्सेलरेट हो रहा है आपकी बॉडी, ठीक है। फिर उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पास में, और इसमें से फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन मिल चुका है। तो पहला लगा लेते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी 0 है, u आपको 15 दे दिया गया है, ए आपको -2.5 दे दिया गया है, टी आपको निकालना है, इसको इधर ले जाइए। 2.5 टी इक्वल टू 15, ठीक है। और टी इक्वल टू आएगा 15 डिवाइड बाई 2.5, पॉइंट हटाना है, 15 इंटू 10 लगा दीजिए ऊपर में, और ये 25 है। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 1 जा और 5 2 जा 3 2 जा 6 सेकेंड। तो हमको कितना समय लगेगा उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, 6 सेकेंड्स लग जाएंगे। सिंपल सा था एकदम क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमारे प्रैक्टिस के ऊपर में डिपेंड करते हैं। बहुत बच्चे लोग को दिक्कत होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तीनों फॉर्मूले बाजू में रखिए, डाटा रखिए बाजू में, और पुट करके देखिए। पुट करने का मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कि हमारे पास में कितनी वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास में जैसे लीजिए कि 1 2 3 4 वैल्यूज इसमें पूछ रहा है, 3 वैल्यूज अवेलेबल है तो क्लियरली पुट करिए, नहीं तो छानबीन करिए कि अगर 2 भी पुट दिया है और तीसरा हमको नहीं, इन दोनों में से दोनों नहीं दिए, तो कोशिश करिए कि दोनों में से क्या निकल पाएगा। क्या हमारे पास में गिवन डाटा में से इन दोनों में से कोई डाटा निकल पाएगा भी कि नहीं निकल पाएगा, तभी तो हम फॉर्मूले को लगा पाएंगे ना, कि नहीं।
अभी देखिए इस फॉर्मूले का फिर यूज क्यों नहीं किए, चाहते तो कर सकते थे पर हमको टी चाहिए था ना, तो इससे तो हमारा टी का तो कोई काम नहीं बनता, एक्सेलरेशन निकाल के बाद की बात है कि इसमें पुट कर सकते थे। तो आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसमें से एक्सेलरेशन निकाल के इसमें पुट करके देखिए क्या हमारा रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू कि ऐसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। तो इन 5 क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।